नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.5 के बारे में ही। जैसा आपने देखा कि इस प्रश्नावली का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है वो हम इस प्रश्नावली के पार्ट फर्स्ट और सेकंड के जो वीडियोज़ है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 के बारे में, जहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भाषा में दिए गए हैं। उनको देख करके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं हम लोगों को पहले तो, और उसके बाद में उनको हल भी करना है। यहाँ इन प्रश्नों के लिए बोला गया है कि पहले रैखिक समीकरण युग्म है वो बनाइए, उसके बाद किसी भी बीजगणितीय विधि से। आपने देखा कि बीजगणितीय विधि में हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और अब जस्ट हमने बात की है वज्र गुणन विधि के बारे में। तो 3 विधियां हो गई बीजगणितीय विधि के रूप में, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। तो इसमें अपने को छूट दी गई है कि आप किसी भी एक विधि से हल कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे, जो आसान लगे, जो कम समय में हल हो जाए, उस विधि का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का चौथे प्रश्न का पहला पॉइंट, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये 1180 रुपये अदा
करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो है वो काफ़ी लेंथी लग रहा है हम लोगों को, लेकिन जब अब इसको हम हल करेंगे, समझ जाएंगे तो बड़ा आसान है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत का मतलब आप जान चुके हैं, ऐसे नियत इस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। नियत का मतलब होता है फिक्स, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अब ये कहानी है, इसको हम समझते हैं कि भाई कोई भी हॉस्टल है, कोई भी छात्रावास है, उसका जो चार्ज होता है उसमें कुछ कंडीशन होते हैं कि भाई इतना किराया तो फिक्स है ही, उसके बाद में आप जितने दिन भोजन लेते हो उसका किराया अलग लगेगा। यही बात कह रहा है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी है जिसको ए नाम दिया गया है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी, जिसको बी नाम दे रखा है, वो 26 दिन भोजन करता है तो उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को जैसे आपने पढ़ा, जितने भी क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है वो हमारे रैखिक समीकरण युग्म बनाने के काम आएगी। अब लास्ट में आपको मुख्य रूप से यही समझना है कि भाई आपसे पूछा क्या गया, और जो पूछा गया है वो चीज़ हम मान लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि एक नियत व्यय पूछा गया है, दूसरा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य पूछा गया है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। हम मान लेंगे कि माना नियत व्यय, जो नियत खर्चा है वो हमने मान लिया कि x रुपये है। इसी प्रकार आगे बोल रहा है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य वो हमने मान लिया y रुपये। अब प्रश्नानुसार जो भी कंडीशन आपको प्रश्न में दी गई है उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। यहाँ तक जो सेंटेंस आ रहे हैं वो प्रश्न की भाषा है कि भाई नियत किराया है, उसके बाद में कुछ छात्र जितने दिन भोजन करता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन अपना जो समीकरण बनेगा वो दूसरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद स्टार्ट होगा। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, देखो एक बात तो फिक्स है कि नियत का नाम आ गया, इसका मतलब नियत जो खर्चा होता है उतना तो लगेगा ही लगेगा। ये तो हो गया फिक्स, इतना तो लगना है। उसके बाद में क्या है, जितने दिन भोजन करेगा उसके अनुसार व्यय होगा, खर्चा होगा। तो एक दिन का प्रतिदिन का मतलब एक दिन है, एक दिन के भोजन का मूल्य y मान रखा है। तो यदि ये 20 दिन भोजन करता है तो एक दिन का y है तो 20 दिन का हो जाएगा 20y, और ये टोटल जो खर्चा है ये बताया गया अपने को यहाँ 1000। तो ये 1000 ऐसे लिख दीजिए। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे तो वहाँ पर भी वही बात आती है, नियत किराया या नियत खर्चा जो होता है वो तो फिक्स है, उसको तो लिखना है ही। उसके बाद में यहाँ से देखिए, दूसरा विद्यार्थी जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है, तो एक दिन के भोजन का मूल्य हमने मान रखा है y। 26 दिन यदि वो भोजन करता है तो 26 दिन का कितना हो गया, 26y। इसका मूल्य बताया गया है टोटल 1180 रुपये का खर्चा। प्रश्न में हमें बोला गया था, इसमें नहीं, इससे जस्ट ऊपर अपने को हिंट दिया गया था कि किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। यदि किसी चर के गुणांक बराबर हैं तो सबसे सुपर विधि है विलोपन विधि। गुणांक बराबर है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के गुणांक ये बराबर आ रहे हैं x के, तो इसको विलोपन विधि से करेंगे तो ठीक रहेगा। तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। अब यहाँ जरूरी नहीं है, यदि कोई विद्यार्थी इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहे या वज्र गुणन विधि से हल करना चाहें तो कर सकता है, बट यहाँ विलोपन विधि है वो ज़्यादा उचित रहेगी, कम समय में अपना काम हो जाएगा। विलोपन विधि के लिए दिए गए यहाँ पर दोनों समीकरण, उसको एक बार लिखेंगे अपन। यहाँ पर x प्लस 20y
बराबर 1000। दूसरा समीकरण है x प्लस 26y बराबर 1180। अब अपने को समझना ये है कि जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए। देखो, जिनके गुणांक बराबर है, यदि उनका निशान एक जैसा है तो आपको याद होगा कि हमने घटाने के लिए कहा था आपको, तो घटाते समय चिन्ह बदला जाता है माइनस, ये प्लस है तो इसको भी माइनस, ये प्लस की संख्या ये भी माइनस, यहाँ बोल देंगे कि घटाने पर। अब देखिए, ये x प्लस का है, ये x माइनस का, ये तो कट जाएगा। 20y प्लस के हैं, 26y माइनस के हैं। जब एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है, घटाना पड़ता है। 26y में से 20y को घटाएंगे तो 6y बचेगा, लेकिन यहाँ बड़ी जो संख्या वो माइनस की है, इसलिए माइनस का रिजल्ट बचने वाला है। अब 1000 में से 1180 नहीं घट रहा है, कोई बात नहीं, 1180 में से 1000 घटा दो, 180 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की होने के कारण माइनस का 180 बचेगा। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। और इसके बाद देखिए आगे, पर्सन तो हम समझ चुके हैं, अब पर्सन की अपने को आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे देखो, यहाँ से y की वैल्यू यदि निकालेंगे तो y बराबर कितना होगा, 180 बटे, ये जो गुणा में 6 है ये इसके बटे में लिखा जाएगा। ये y बराबर हो गया 6 3 18, 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा, यहाँ 0 है ये 30, y का मान 30 आ गया। और ये जो y का मान है, y का मान अब हम समीकरण नंबर 1 या 2 जिसमें भी आप रखना चाहो वहाँ पर y का मान रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 ये है, देखो x प्लस 20 गुणा y का मान 30 है तो यहाँ 30 लिख दीजिए बराबर 1000। x प्लस इनको गुणा करेंगे, ये हो गया 600 बराबर 1000। इसके बाद देखिए x बराबर 1000, इस 600 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 400। 1000 में से 600 हमने घटा दिया तो x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब देखिए आपने x किसको माना था, यहाँ पर नियत व्यय जो फिक्स खर्चा था उसको x मान रखा था, इसका मतलब नियत व्यय तो क्या हो गया 400 रुपये। लिख देंगे अतः है नियत व्यय वो तो हो जाएगा 400 रुपये, और प्रतिदिन, उसके बाद में प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y माना गया है जिसका मान आ रहा है 30, तो यहाँ लिख देंगे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा 30 रुपये। और ये हो गया आपके पर्सन का आंसर। जैसे आपने देखा कि पर्सन को जैसे हम लोगों ने देखा तो काफ़ी लेंथी नज़र आ रहा था, बट इसका जो रिजल्ट है वो प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जितना बड़ा क्वेश्चन अपने को दिखाई दे रहा है तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उसका रिजल्ट जो है वो आपको बड़े ही सुलभ और आसान तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे, इसी चौथे क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे कि पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा गया है। पर्सन संख्या जो 2 है वो आपका भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भिन्न वाले पर्सन, ऐसे पर्सन हम पहले कर चुके हैं। आप लोग यदि भिन्न वाले पर्सन थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो भिन्न वाला पर्सन कभी गलत हो ही नहीं सकता। देखिए दूसरे पॉइंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। पर्सन ये है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है, और वह
1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न वाले प्रश्न में केवल इतना ही समझना है पहले कि हमसे पूछा क्या गया, भिन्न पूछी गई है, तो यहीं से हम शुरुआत कर देते हैं। बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे और इस कंडीशन के अनुसार समीकरण आराम से बन जाएंगे। देखिए, माना भिन्न, आप जानते हो भिन्न हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो भिन्न को x/y मान लिया। और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न में जो बातें बोली गई उसके अनुसार। पहले आप भिन्न जो आपने मानी वो भिन्न लिख लो। अब वो जैसे जैसे कंडीशन यहाँ बोलेगा वैसे वैसे हम काम करेंगे। कह रहे एक भिन्न 1/3 हो जाती है, इसका मतलब है कि कोई भिन्न है और उसका मान 1/3 हो जाएगा। कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। आप जानते हैं ये अंश है, तो अंश में से जब 1 घटा दिया जाएगा तो इस भिन्न का मान कितना हो जाएगा, वो भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/3। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपकी भिन्न है वो 1/3 हो जाएगी। कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। चलिए यहाँ से आपका देखिए पहला समीकरण बन जाएगा। इस 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो। 3 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x - 3 बराबर, इस y को 1 से करेंगे तो ये हो गया y। x और y वाले पद हैं वो एक तरफ लेके आ जाओ, इस y का इधर लेके माइनस का हो जाएगा, 3 को उधर भेज दो, इस साइड में पक्षांतरण कर दो। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। जैसे हमने समीकरण नंबर 1 बनाया, ठीक वैसे ही दूसरा समीकरण बनाने के लिए x/y लिख दीजिए। और अब आप दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, वह का मतलब भिन्न की बात कर रहा है, 1/4 हो जाती है। कह रहे हैं कि आपकी भिन्न है उसका मान 1/4 हो जाएगा, लेकिन कब? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो ये अंश है, ये हर है, हर में 8 जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ दो। घटाने के लिए बोल रहा है, घटा दो। गुणा करने के लिए बोल रहा है, गुणा कर दो। भाग करने के लिए बोल रहा है, भाग कर दो। समस्या क्या है? अब इसका मान हो जाता है 1/4। फिर वज्र गुणा करेंगे, 4 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर, 1 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y + 8। y का इधर पक्षांतरण कर दो x वाले पद की तरफ, तो y यहाँ पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आप देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 और 2 में किसी न किसी चर के गुणांक बराबर हैं। यहाँ x के गुणा में 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो x के गुणांक तो बराबर नहीं है, लेकिन y का गुणांक यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है। तो जब गुणांक बराबर होता है तो उस स्थिति में अपने को विलोपन विधि का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि विलोपन विधि से जहाँ तक मेरा मानना है काम थोड़ा फास्ट होता है। तो ये हम लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में देखिए, पहला समीकरण है उसको आप लिख दीजिए, 3x - y बराबर 3। दूसरा समीकरण है 4x - y बराबर 8। अब जोड़ना है या घटाना है उसका पता अपने को यहाँ से चलेगा। जिस चर के गुणांक बराबर है, देखो y की गुणा में वैसे 1 आ रहा है, वो माइनस प्लस वो एक अलग बात है, वो तो अपन साइन की बात कर रहे हैं। y के गुणा में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन उन दोनों का चिन्ह एक जैसा है। और ये याद कर लीजिए कि जब भी चिन्ह एक जैसा होगा घटाया जाएगा, और घटाते वक्त नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलेंगे। और यहाँ हम लिख देंगे घटाने पर। हमें पता चल गया कि घटाने पर ये सरल होगा। तो देखो 3x प्लस का है, 4x माइनस का है, तो घटाया जाएगा। 4x में से 3x घटा दो, 1x बचेगा माइनस का। ये y माइनस का है, लेकिन ये y अब किसका बन गया, प्लस का, तो ये तो कट जाएगा बराबर। 3 में से 8 नहीं घटा, लेकिन 8 में से 3 घटा दो। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये संख्या प्लस की है, ये संख्या किसकी है, माइनस की। जब एक संख्या प्लस की होती है, एक माइनस की है, तो घटाया जाता है। 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन ये 5 है वो माइनस का बचेगा। कारण
क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा और यहाँ से आपको अक्स की वैल्यू मिल जाएगी 5। जैसे आपने अक्स की वैल्यू 5 प्राप्त की, अब हमें वाई की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो वाई का मान प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 1 है वहाँ पर वाई का मान एक्स का मान रख देंगे। तो ऐसे बोलेंगे कि एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये है आपका समीकरण नंबर 1। 3 गुणा एक्स का मान आ रहा है 5 प्लस यहाँ पर y है माइनस का, तो माइनस वाई बराबर 3। ये 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 बनेगा, 15 का उधर पक्षांतरण कर देना, तो इधर 3 तो था ही, और यहाँ ये जो 15 बन रहा था इसका इधर पक्षांतरण होगा वो माइनस का हो जाएगा। माइनस वाई बराबर माइनस के 12 बचेंगे, 15 में से 3 घटाने पर 12 बचता है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और इसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 12। y का मान प्राप्त हो गया, अक्ष का मान हमने भिन्न अक्ष बटे y मानी थी, अतः भिन्न आपकी क्या बन जाएगी, अक्ष का मान 5, ये 5 बटे y का मान 12, तो ये हो गई आपकी भिन्न। ये आपका फाइनल रिजल्ट। जैसा आपने देखा भिन्न वाला जो प्रश्न है बहुत ही आसान होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि पहले भिन्न को अक्ष बटे y मान लीजिए, उसके बाद में वो जैसे जैसे कह रहा है कि हर में इतना जोड़ना है या अंश में इतना जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, उसके अनुसार आप आराम से काम करते रहें। 2 समीकरण बनेंगे। अब उन दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल करना चाहते हैं ये विद्यार्थी पे डिपेंड करेगा। हो सकता है उसको प्रतिस्थापन विधि ठीक लगती हो तो प्रतिस्थापन से करेगा, यदि उसको विलोपन अच्छी लगती है तो हो सकता है वो विलोपन विधि से हल कर दे। ये उसके खुद के माइंड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग एक प्रश्न और करेंगे वीडियो की इस पार्ट में, और बाकी चौथे क्वेश्चन के 2 पॉइंट इसके बाद में जो बचेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। यहाँ तीसरा जो प्रश्न है वो हम एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। पॉइंट नंबर 3 है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, 3 अंक मिले तथा अशुद्ध का मतलब गलत है, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो
यश 50 अंक अर्जित करता तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? ये आपका एक क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 3 में। जैसे आप देख रहे हैं, प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, जितना भी समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम समझा देंगे आपको। यश ने एक टेस्ट लिया जा रहा है, 40 अंक अर्जित किए, 40 अंक उसको मिले। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जितने भी उसने सही उत्तर किए प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक दिए जा रहे हैं। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध का मतलब है यदि उसने एक भी प्रश्न गलत किया तो जो प्रश्न गलत किया है उस प्रश्न पर 1 अंक काटा गया। कहाँ से काटा गया? जो प्राप्त हो गए थे वहाँ से, जितने उसको मिल रहे थे ना, उससे 1 कम अंक दे दिया जाता, 1 अंक काटा गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अब ये दूसरी कंडीशन बता रहा है कि पहले उसको सही उत्तर पर कितने अंक मिल रहे थे? 3। अब कह रहा है कि मान लीजिए उसको 4 अंक मिल जाते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते तो उसको कितने अंक प्राप्त किए जाते? 50 अंक। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये बताने के लिए हम एक काम करेंगे, मानेंगे कि माना कि यश ने सही उत्तर कितने किए? x, और अशुद्ध उत्तर वो कितने दिए? y। क्योंकि जैसे कोई भी विद्यार्थी है, उसने कितने प्रश्न सही किए कितने गलत किए, यदि ये हमें पता चल जाता है तो इसका मतलब ये बताया जा सकता है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर है वो कितने थे, क्योंकि यहाँ प्रश्न में कहीं ना कहीं नाम आ रहा था सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर, तो उसके अनुसार अपने को x y मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण, इसलिए 2 चर मानने थे और 2 रेखिक समीकरण बनेंगे। कैसे बनते हैं देखिए, प्रश्नानुसार आपको पता है कि यहाँ ये 40 अंक जो अर्जित किए हैं वो टोटल अंक है कि जितने उसको मिले फिर उसमें से जो कट गए उसके बाद में उसको 40 अंक मिल रहे हैं। देखो नेगेटिव मार्किंग होती है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप अभी 10वीं स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं, आपको इतनी जानकारी नहीं होगी, यदि है तो आप पहचानते होंगे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसमें क्या होता है कि जितने प्रश्न आप सही करते हो उसके तो नंबर मिलते ही हैं, लेकिन यदि आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो उसका कुछ हिस्सा है वो पेपर सेटर डिपेंड करता है कि उसने कितना निर्धारित किया है, वो काटा जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे समझो कि सही उत्तर, देखो सही उत्तर पर उसने 3 अंक मिलते हैं और प्रश्नों की संख्या कितनी है? x है, x प्रश्न उसने सही किए, इसका मतलब टोटल उसको नंबर मिलेंगे इतने। अब क्या होगा कि गलत प्रश्न यदि हो जाता है तो 1 अंक की कटौती हो जाती है, तो 1 को इस y से गुणा करेंगे, क्योंकि अशुद्ध प्रश्नों की संख्या हमने कितनी मान रखी है? y, तो y को 1 से गुणा करो। सही प्रश्नों के कारण उसको इतने नंबर मिल रहे थे और गलत प्रश्नों के कारण उसके इतने नंबर कट रहे थे। तो कटने का मतलब कम होता है और कम का मतलब होता है माइनस। तो जितने मिले उसमें से इतने कम हो गए और अब उसको कितने अंक मिल रहे हैं? 40। ये बात समझनी थी। ये आपका पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार जैसे देखिए आगे यदि हम बात करें, दूसरा जो आपका समीकरण बनाएंगे वो कैसे बनेगा? ये कह रहे हैं यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर उसने कितने दिए? x दिए हैं, तो x प्रश्नों के लिए उसको टोटल नंबर कितने मिलेंगे? एक प्रश्न पर उसको 4 अंक मिल रहे हैं तो x पे कितने मिलेंगे? 4x मिलेंगे। फिर उसके कटेंगे कितने? अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। अशुद्ध उत्तर उसने कितने दिए? y। एक प्रश्न के लिए उसके कितने अंक कट रहे हैं? देखो यहाँ 2 अंक, तो y के लिए कितने कटेंगे? 2y। और ये कटने के बाद इसका उत्तर आ रहा है 50। उसको पता है कि उसके यश ने 50 अंक अर्जित किए। यहाँ आपको पता है 2 का भाग जा रहा है तो थोड़ा 2 का भाग लगा दे अपन, ताकि ये समीकरण छोटा बन जाए। 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 2x आएगा, यहाँ भाग लगाएंगे तो ये 2 कटने के बाद y बचेगा, 2 का भाग यहाँ जाएगा तो 25। ये आपके 2 समीकरण हो गए।
समीकरण नंबर 1 और 2 में आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ अक्स का गुणांक 3 है, यहाँ अक्स का गुणांक 2 है, तो अक्स के गुणांक तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर y का गुणांक और यहाँ पर जो y का गुणांक आपके पास आ रहा है वो बराबर है। तो यहाँ किसी भी चर के गुणांक बराबर होते हैं तो अपन विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण नंबर जो 1 है सबसे पहले वो लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण नंबर 2 है वो लिखा है 2x माइनस वाई बराबर 25। अब अपने को जोड़ना है या घटाना वो हम देखेंगे। जिनके गुणांक यहाँ बराबर हैं उनका निशान एक जैसा है, इसलिए घटाया जाएगा। माइनस प्लस माइनस, घटाते समय चिन्ह बदलते हैं नीचे वाले पदों की। 3x में से 2x घटेगा तो 1x बचेगा। यहाँ y माइनस का है, यहाँ y है प्लस का बन गया, इसलिए माइनस वाई प्लस वाई से कट जाएगा। और 40 में से देखो 25 के साथ यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो 40 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा 15। ये लो अक्ष का वैल्यू आपको मिल गई। और अक्ष का जो मान है वो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अक्ष का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। अब देखिए अक्ष का मान हमें मिला, अब हमें y का मान प्राप्त करना है। तो लिखेंगे अक्ष का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर आपका 1 ये है, तो 3 गुणा अक्ष का मान मिला है हमें 15, तो अक्ष की जगह हम कितना लिखेंगे 15 माइनस वाई बराबर 40। 3 को 15 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 45। 45 माइनस वाई बराबर 40। इस 45 का इधर पक्षांतरण कर दो तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45। माइनस वाई 40 में से 45 घटाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, तो बचेगा तो 5, लेकिन वो किसका बचेगा, माइनस का। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का बचता है। ये हो गया y बराबर 5। y का मान आ गया, x का मान आ गया। देखो सही प्रश्नों की संख्या को आपने x माना था, गलत प्रश्नों की संख्या को आपने क्या माना था, y। तो इतने प्रश्न उसके सही हो गए, इतने उसके गलत हो गए। तो बताओ टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, दोनों को जोड़ देंगे। अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, सही प्रश्न उसने कितने किए 15, गलत प्रश्न उसने कितने किए 5, दोनों को जोड़ दो और ये आपको मिल गया 20। ये जो 20 है ये क्या है, उस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या। जैसा आपने देखा कि हमने 3 पॉइंट किए हैं, तीनों पॉइंटों में जो प्रश्न का जो फॉर्मेट था वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था, लेकिन रिजल्ट है वो अपने को आराम से प्राप्त हो गया, कोई तकलीफ नहीं हुई। यदि आप थोड़ा सा गौर करके थोड़ी समझदारी के साथ में काम करते हैं तो तकलीफ नहीं होने वाली हम लोगों को। आज इस वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।